जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का। यानी आपके शरीर में चोट लगने पर आपके शरीर में रक्त का थक्का कैसे बनता है। यानी जब आप बचपन में कहीं नीचे गिर गए थे, आपको कहीं पर चोट लग गई थी, आप कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तब आपको चोट लगती थी तो वहां से रक्त बहने लगता था। तो आइए आज अपन इस वीडियो में समझेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का जो थक्का बनता है ना, उसको हमेशा 5 मिनट का समय लगता है। बचपन में आपको चोट लगती थी तो आप क्या करते थे, उसको हाथ से दबा देते थे। 4 या 5 मिनट बाद देखते थे कि खून निकलना वहां से बंद हो जाता था, क्योंकि वहां पर रक्त का थक्का बन जाता था। तो आइए समझते हैं ब्लड क्लोटिंग। यानी मान लीजिए कि सर्वप्रथम आप कहीं जा रहे हो, कहीं बाइक पे जा रहे हो, कहीं क्रिकेट खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, आप मान लीजिए नीचे गिर गए, आपको चोट लग गई, वहां से रक्त बहने लगा यानी ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने के पश्चात वहां पर क्या बनना जरूरी है, रक्त का थक्का बनना जरूरी है। अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अपना जो शरीर का जो रक्त होता है ना, उसके अंदर 3 रक्त कणिका पाई जाती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसके हीमोग्लोबिन के कारण ही अपने शरीर का जो रक्त का जो रंग होता है ना, वो लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी अपने शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। और जो प्लेटलेट होता है ना, प्लेटलेट यह अपने शरीर में रक्त का थक्का बनाता है। यानी रक्त का थक्का कौन सा बनाता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट को ही हमेशा थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब आपको चोट लगती है तो आपके क्या होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग के समय जो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट होती है वो वायु के संपर्क में आ जाती है। वायु के संपर्क में आने के पश्चात जो थ्रोम्बोसाइट होती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती है। वायु के संपर्क में आई प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट तो किस में बदली, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदली। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये कैल्शियम के पास जाता है। कैल्शियम के जाने के पश्चात थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को कहती है कि कैल्शियम अपन दोनों मिलकर जाते हैं और इसको प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं। शरीर में कट लग गया है, शरीर से खून बह रहा है। प्रोथ्रोम्बिन उसी प्रकार है जिस प्रकार रामायण के अंदर कुंभकर्ण था। जो रामायण में कुंभकर्ण था वो क्या रहता था, हमेशा सोता हुआ रहता था। जब तक उसको आखिरी में जगाया नहीं तब तक वो नहीं जगा, यानी जगाया उसी के बाद वो क्या हुआ, सक्रिय हुआ। इसी प्रकार जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, वो निष्क्रिय होता है। साइंस में आप समझना, जिस शब्द के आगे प्रो लगा हो और जिस शब्द के पीछे नोजन हो, वो हमेशा क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, असक्रिय होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये दोनों मिलकर जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जग जाओ, प्रोथ्रोम्बिन ऐसे ही उड़ता है और प्रोथ्रोम्बिन कहता है क्या हुआ, कि शरीर में कट लग गया, शरीर से खून बह रहा है। अच्छा, शरीर में कट लग गया, शरीर से खून बह रहा है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होने के पश्चात थ्रोम्बिन में बदल जाता है। याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ और किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, अब इसका कार्य क्या है, ये जाएगा फाइब्रोनोजन के पास और फाइब्रोनोजन को जाके बोलेगा कि फाइब्रोनोजन फाइब्रोनोजन जल्दी से जग जाओ, शरीर के अंदर कट लग गया, शरीर से खून बह रहा है। तो फाइब्रोनोजन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और फाइब्रोनोजन को बोलेगा कि तुम अपना जाल बनाओ। तो फाइब्रोनोजन एक्टिव होने के पश्चात किस में बदलेगा, फाइब्रिन में बदलेगा। और फाइब्रिन क्या होता है, एक जाल होता है, एक जाल बना देता है। जिस तरह मान लीजिए कि बरसात हो रही है, बरसात के अंदर नाली के अंदर पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है। मान लीजिए ऊपर से किसी व्यक्ति ने कुरकुरे खाए, वो थैली, कोई प्लास्टिक की थैलियां, कोई कचरा यहाँ आके जम जाता है, तो नाली के अंदर आगे पानी नहीं जा पाएगा और नाली यहाँ से क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। उसी तरह मान लीजिए ये आपके शरीर की रक्त वाहिनियां है, वहां से रक्त बह रहा है, आपको यहाँ पर लगी है चोट, यहाँ से रक्त बाहर निकल रहा है। यहाँ फाइब्रोनोजन होगा ना, वो फाइब्रिन का जाल बना देगा। जाल बनाने के पश्चात यहाँ पर एक तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी, जिसके कारण जो प्लाज्मा होगा ना वो आगे बहकर नहीं जाएगा और आपके शरीर में क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, यानी ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। इस प्रकार आपके शरीर में रक्त का थक्का बनता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसको कैस्केड मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है साइंस की लैंग्वेज के अंदर। यानी इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक ही बात है कि एक दूसरे को जगाने का काम कर रहे हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को जगाया, प्रोथ्रोम्बिन ने जाके फाइब्रोनोजन को जगाया, फाइब्रोनोजन ने क्या बनाया, जाल बनाया और आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का कैसे बनता है और रक्त के थक्के में जो टाइम लगता है ना, वो 4 से 5 मिनट का समय ही लगता है। तो दोस्तों अब अपन समझते हैं कि मान लीजिए आपके शरीर के अंदर ब्लड की क्लोटिंग हो गई, तो यानी चोट लगने पर तो रक्त का थक्का बन रहा है। मान लीजिए आपके शरीर की जो नसें होती है, जो वेसल्स होती है, जो धमनियां होती है, उनके अंदर रक्त का थक्का बन गया, तो यानी रक्त का थक्का बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी कौन थे, प्लेटलेट, कैल्शियम और विटामिन के, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं रक्त का थक्का बनाने में।
मान लीजिए कि जब शरीर में ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है या आपकी कोई नस है यानी कोई वेन है, कोई धमनी है, इसके अंदर क्या ब्लड बह रहा है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 80 से 120 के बीच में होता है। यहाँ पर मान लीजिए रक्त का थक्का बन गया। अब रक्त का थक्का बन गया तो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्लोटिंग तो खुलेगा नहीं, इसके बदले में आपकी नस होगी ना, वो यहाँ से फट जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, हेमरेज के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा हेमरेज ब्रेन के अंदर होता है, यानी जब कभी भी ब्रेन के अंदर अगर हेमरेज की प्रॉब्लम होना तो उससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। यानी हेमरेज का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई रक्त का थक्का बन गया। अब रक्त का थक्का बन गया तो ब्लड बहुत स्पीड से जा रहा है, तो आपका जो ब्लड होगा ना, उस ब्लॉकेज को खोलने का कार्य करेगा, यानी प्रेशर लगाएगा पूरा। अगर ब्लॉकेज तो नहीं खुलेगा, लेकिन आपकी जो नस होगी ना, वो फट जाएगी। जैसे किसी पाइप के अंदर पानी जा रहा है, उस पाइप का जो आगे वाला मुंह है ना, जहां से पानी बाहर निकल रहा है, वहां आप किसी को ब्लॉक कर दीजिए, वहां पाइप को ब्लॉक कर दीजिए, अब उसके अंदर पानी छोड़िए, अगर वहां से पानी नहीं निकला ना, तो वो पाइप फट जाएगा। उसी प्रकार आपके शरीर की नसें होगी ना, वो भी फट जाएगी, जिसे हेमरेज कहते हैं। सबसे ज्यादा हेमरेज की संभावना होती है ब्रेन के अंदर। लेकिन अपने जो भगवान है ना, वो बहुत ही होशियार है। उन्होंने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है, तो अपने शरीर के अंदर एक एंटी क्लोटिंग एजेंट का निर्माण करवाया है, यानी एक एंटी क्लोटिंग एजेंट का निर्माण किया है, जिसे हिपेरिन के नाम से जाना जाता है। हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। कभी भी हिपेरिन शरीर में रक्त की यानी ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता है। लेकिन हिपेरिन की एक बात है कि जब हिपेरिन वायु के संपर्क में आता है ना, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो जिंदा नहीं रहता है। जब तक शरीर के अंदर हिपेरिन रहेगा, तब तक ये तीनों जो एजेंट होंगे ना, प्लेटलेट, कैल्शियम और विटामिन के, ये कभी कार्य नहीं करेंगे, यानी शरीर में ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। यानी जब आपको चोट लगी थी ना, तब आपका शरीर वायु के संपर्क में आया था, आपका जो ब्लड था ना, यानी प्लेटलेट्स थे, वो वायु के संपर्क में आए थे, तब वहां का हिपेरिन मर गया था, तब जाके प्लेटलेट्स, कैल्शियम और विटामिन के ने जाके वहां पर ब्लड की क्लोटिंग की थी। यानी जब तक शरीर में हिपेरिन रहेगा ना, तब तक शरीर में ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। एंटीकोगुलेंट एजेंट के रूप में हिपेरिन को जाना जाता है। इसी तरह आप समझ सकते हो कि जब आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, तब आप देखते हो कि डॉक्टर इंजेक्शन को यहाँ से ऐसे ठोकता है पहले तो, फिर उसकी जो थोड़ी सी जो दवाई होती है ना, उसको बाहर निकालता है। बल्कि वो डॉक्टर दवाई को बाहर नहीं निकालता है, जो इंजेक्शन की जो एयर होती है ना, जो इंजेक्शन में जो हवा रह जाती है, उसको बाहर निकालता है। अगर मान लीजिए इंजेक्शन में हवा रह गई, हवा रहने के पश्चात किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया, तो इंजेक्शन लगाने के पश्चात उस मनुष्य के शरीर में हवा चली जाएगी, जिससे क्या होगा, हिपेरिन मर जाएगा, शरीर में ब्लड क्लोटिंग हो सकती है। मान लीजिए कि कोई भी लड़का होता है जो नर्सिंग करने वाला, तो वो नया नया इंजेक्शन लगाना सीखता है, तब किसके इंजेक्शन लगाने पर यहाँ पर सूजन आ जाती है। अब सूजन क्यों आती है, क्योंकि वो पूरी जो इंजेक्शन की एयर होती है ना, वो बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे क्या होता है, यहाँ का हिपेरिन होता है ना, वो मर जाता है, लेकिन यहाँ का मांस क्या होता है, मोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, जिससे सूजन आ जाती है। फिर डॉक्टर यही बोलता है कि बर्फ के सेक लगाओ। एक बात और, जब आप कहीं पर किसी हॉस्पिटल में गए हो, कोई भी व्यक्ति किसी को बोतल चढ़ाता है ना, तो बोतल की पिन लगी होती है, यहाँ से ये क्या जाती है, दवाई जाती है शरीर के अंदर, यहाँ पे लगी होती है। तो डॉक्टर इतनी सी बोतल रहती है, उसको बंद कर देता है, यानी इसको पूरी कभी खत्म नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है अगर पूरी बोतल खत्म होगी ना, तो दवाई के साथ साथ हवा भी चली जाएगी। अगर हवा मान लीजिए शरीर के अंदर चली गई, तो हिपेरिन की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जिससे शरीर में क्या हो सकता है, ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, शरीर में रक्त का थक्का बन जाएगा, जिससे हेमरेज की समस्या आपको जरूर हो सकती है। तो दोस्तों, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी के अंदर क्या होता है, जो शरीर का जो हिपेरिन होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव होता है। ज्यादा एक्टिव होने के कारण हीमोफीलिया बीमारी के अंदर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी चोट लग जाए ना, तो उसका ब्लड नहीं रुकता है, हमेशा ब्लीडिंग होती रहती है। इस हीमोफीलिया बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी में खोजी गई थी। इसीलिए हीमोफीलिया बीमारी का जो व्यक्ति होता है ना, उसका हिपेरिन ज्यादा एक्टिव होता है, तो कारण ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो हिपेरिन हमेशा ब्लड क्लोटिंग को रोकेगा, यानी जब तक शरीर में हिपेरिन रहेगा ना, तब तक ये प्लेटलेट, कैल्शियम और विटामिन के कभी कार्य नहीं करेंगे, ये हमेशा इनएक्टिव रहेंगे, इनका कोई कार्य नहीं होगा। आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग किस प्रकार होती है और शरीर के अंदर हिपेरिन किस प्रकार कार्य करता है, और हिपेरिन को क्यों एंटीकोगुलेंट एजेंट के रूप में जाना जाता है। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।